नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बर यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज का जो विषय है वह है आईपीसी की धारा 406 में विश्वास के आपराधिक हनन के क्या प्रावधान हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और भी कानूनी सलाह आप चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी कानूनी दिक्कत आपके सामने है, उसमें आप बेहतर और सटीक सलाह चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और जो मेहमान आज हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ रुपिंदर सिंह हैं, अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत रुपिंदर जी आपका। ये जो आईपीसी की धारा 406 है, ये कहती क्या है सर, किन मामलों में इसका उपयोग किया जाता है? रुपिंदर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कोई दिक्कत आ रही है सर, मेरा सवाल अगर आप सुन पा रहे हो तो सवाल मेरा यह है कि आईपीसी की धारा 406 है क्या? एक्चुअली धारा 406 आईपीसी में ये है कि जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी पे विश्वास करके अपनी कोई धनराशि या पैसे रुपए या संपत्ति देता है और बाद में जो दूसरा पक्ष है उसको वो देने में असमर्थ रहता है और जानबूझ के नहीं देता है, तो ये एक आपराधिक कृत्य है जो कि धारा 406 के अंडर में आता है। और इसके लिए 3 साल तक की सजा का प्राविधान है, साथ में अर्थदंड का भी प्राविधान है और या दोनों का प्राविधान है, जो जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा तय किया जाता है। और इसका ट्रायल जो है वो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। जी ठीक है, तो अगर इस 406 के तहत क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत कवर होती हैं? कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है जी कि संविदा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे आपके बीच कोई चर्चा हुई है किसी संपत्ति को लेके, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके, किसी काम को लेकर के, और वो जो हमारी आपकी संविदा है उसका आपने उल्लंघन किया है और उस उल्लंघन को करते समय आपने डिलिबरेटली हमारे धनराशि का, हमारे संपत्ति का नुकसान किया है, तो वो इसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आता है। इसमें दो चीजें मैं जानना चाहूंगा सर, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किसी लिखित फॉर्म में होना जरूरी है या फिर ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी काम करते हैं? और दूसरा, क्या संपत्ति का नुकसान जब होगा या पैसे का दुरुपयोग होगा सिर्फ तभी इसके तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है, या सिर्फ उस बारे में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना ही काफी होता है 406 के तहत मामला दर्ज कराने के लिए? नहीं, जैसा कि आपने कहा कि क्या कोई दस्तावेजीय साक्ष्य की आवश्यकता है कि नहीं, तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दस्तावेजीय साक्ष्य रहने से आप पुलिस के सामने या फिर न्यायालय के सामने ये साबित करने में सक्षम रहते हैं कि हाँ, मेरे साथ मैंने ये धनराशि या रुपए या संपत्ति ऐसे ऐसे लगाया था और इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करते हुए कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा इनका हुआ था उसका उल्लंघन किया है। और अगर ओरल पे आप जाएंगे तो ओरल पे फिर आपको कई और ओरल साक्षी भी चाहिए होंगे, मतलब मौखिक साक्षी चाहिए होंगे जो ये बताएंगे कि हाँ, इन्होंने मेरे सामने नगद धनराशि दी थी और ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसमें लेकिन हाँ साबित करने का भार थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है सर, अब इसमें अगर कोई ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है किसी दो लोगों के बीच में किसी धनराशि के उपयोग को लेकर के और कोई एक पक्ष उसका
तोड़ देता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो दूसरा पक्ष कैसे मुकदमा दर्ज कराए, क्या सबूत वो इकट्ठा कर सकता है? मुकदमा तो वो मुकदमा तो आपकी तहरीर पे कायम हो जाएगा संबंधित थाने में, जिस थाने के अंतर्गत ऐसा लेन देन और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि ऐसी संविदा के समय और कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जो मौजूद थे और जिनके सामने ये लेन देन हुआ था, जो कि नगद रूप में था और लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। फिर ऐसी स्थिति में जो और पक्षकार हैं जो वहां गवाह मौजूद थे, उनका बयान और उनकी गवाही भी बहुत मायने रखती है, जो कि आगे चल के केस में आरोप पत्र लगवाने में या आरोप सिद्ध करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जी ठीक है, लेकिन तहरीर में क्या क्या लिखना होता है सर? इस शिकायत को देने के बाद इसको परस्यू कैसे कर सकते हैं आगे? तहरीर में सामान्य यही बात आती है कि हमारे और कहते विपक्षी के बीच फला फला तारीख को फला जगह पर इस प्रकार का अनुबंध हुआ था। इस अनुबंध के तहत हमने ये धनराशि निवेशित की थी और मेरे द्वारा निवेशित की गई धनराशि के बदले में सामने वाले व्यक्ति के द्वारा ये एश्योरेंस दिया गया था, ये कहा गया था कि इसके बदले में ये चीज हमको लाभ मिलेगा, और उसके बाबत हमारी एक मौखिक संविदा हो गई थी और मेरे द्वारा धनराशि निवेशित कर दी गई थी। और अब जो मौखिक संविदा हुई उसका जो समय सीमा था वो पूर्ण हो गया है, और उसके बाद भी मुझे मेरी मूल धनराशि और लाभ की धनराशि आदि नहीं दी जा रही है और मेरे संपूर्ण धनराशि का गबन कर लिया गया है। जी ऐसी स्थिति में वो इतनी ही तहरीर में लिखते हुए मुकदमा कायम हो जाएगा। ठीक है, इस बारे में और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में सर एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए? आम व्यक्ति के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई संविदा करे अर्थात कॉन्ट्रैक्ट करे, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो उसको लिखित फॉर्मेट में अवश्य रखे। और अगर ऐसा कोई भी लिखा पढ़ी का कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बाध्यकारी हो तो उसको संबंधित उप निबंधक के यहाँ रजिस्टर्ड भी अवश्य कराए, ताकि आगे चल करके विपक्षी अगर कोई गलत कार्य करते हुए संविदा का उल्लंघन करता है तो हमको उसे साबित करने में बहुत ज्यादा मौखिक साक्ष्यों का सहारा न लेना पड़े और हमारा दस्तावेजीय साक्ष्य ही हमारे आरोपों को सिद्ध करने में पर्याप्त रहे। ठीक है, लेकिन रुपेंद्र जी कई दफा हम लोग ये भी देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है उसमें से एक पक्ष है जो उस भाषा को समझता है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो या कोई और भाषा हो, जिस भाषा में कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, दूसरा पक्ष नहीं समझता, तो क्या इसका फायदा वो व्यक्ति उठा सकता है जिसको भाषा या टर्मिनोलॉजी समझ में आती हो? नहीं, तो जब कोई संविदा हो रही है और उस संविदा में दो पक्ष मौजूद हैं, दो पक्ष उसको निष्पादित कर रहे हैं, तो हमेशा हर पक्षकार को ये तो जरूर एश्योर कर लेना चाहिए कि जो संविदा हम हस्ताक्षर कर रहे हैं, निशानी अंगूठा लगा रहे हैं, अर्थात उसको निष्पादित कर रहे हैं, तो उसको हम भली भांति पढ़ और समझ लें और पढ़ने और समझने के उपरांत ही उस पर हस्ताक्षर बनाएं। और यदि वो उसकी भाषा ऐसी है कि जो मेरे समझ से बाहर है, तो फिर अपने संबंधित उस भाषा के ज्ञाता विश्वसनीय अधिवक्ता को वहां पर जरूर रखें जो उसको बता सके कि नहीं ये इसमें ये लिखा है। और अगर वो भी ना हो तो आप कह सकते हैं कि नहीं, इसमें मान लीजिए किसी को इंग्लिश भाषा नहीं आती है और संविदा अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है, तो वो साफ कह दे कि मुझे इंग्लिश भाषा नहीं आती है, कृपया इसको हिंदी भाषा में तैयार किया जाए, तो मैं उसको पढ़ के हस्ताक्षरित कर दूंगा। यानी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी होता है। ठीक है, एक बात मैं और जानना चाहूंगा सर, कई दफा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग देखते हैं इतने लंबे होते हैं कि आम और इतने गूढ़ कानूनी भाषा में होते हैं कि आम व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल होता है। अगर उसमें ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन है जो कि व्यक्ति के लिए सुटेबल नहीं होती है लेकिन वो डाल दी जाती है, इत्तेफाकन व्यक्ति पढ़ नहीं पाता और बाद में उसी के लिए वो नुकसानदायक साबित हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तब क्या हो? अपने हितों की तो रक्षा कर रहा है, लेकिन अपने हितों की रक्षा करते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। नहीं, देखिए, इन सब चीजों के लिए अगर संविदा में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें ऐसी लिख गई हैं जो कि एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाया, तो न्यायालय इस चीज का परीक्षण अवश्य करता है कि किसी भी एक संविदा में जिस प्रकार की संविदा है, जिस प्रकार का लेन देन है, जिस प्रकार की कार्य है,
तो ऐसी चीजों में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो लीगली सही हैं और कौन कौन सी चीजें बिल्कुल ab initio गलत है। कहने का सेंस ऐसा है कि हर प्रकार का संविदा करने का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को हासिल नहीं है। उसको कोई भी संविदा तभी लीगल कहलाएगी जब वो कानून के दायरे में ही निष्पादित की गई होगी। ऐसा कोई भी प्राविधान जो कि कानूनी दायरे में नहीं है वो अगर संविदा में उल्लिखित कर दिया गया है तो वो संविदा ab initio अर्थात प्रारब्धता ही शून्य मानी जाएगी अथवा उस संविदा का वो भाग जो कि किसी कानून के उल्लंघन को करते हुए गलत नियत से लिखा गया है और पक्षकार के द्वारा गलती से हस्ताक्षरित कर दिया गया है, निष्पादित कर दिया गया है, तो वह स्वतः ही ab initio प्रारब्धता शून्य मानते हुए निष्प्रभावी रहेगा। ठीक है, मैं एक और बात जानना चाहूंगा सर, कई दफा हम लोग देखते हैं कि फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बना दिए जाते हैं या फिर फर्जी दस्तखत कर लिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को उसको तोड़ने के आरोपी बनाए जाने की कोशिश की जाती है, तो व्यक्ति अपना डिफेंस कैसे करे? नहीं, जहां तक फर्जी संविदा की बात है तो फर्जी संविदा तो तभी है कि जब वो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, मेरा नाम इस्तेमाल किया गया है लेकिन उस पर ना तो मेरे हस्ताक्षर है ना फोटो है। तो ऐसे में तो जिसके पक्ष में वो संविदा जा रही है, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, भार सिद्ध करने का भार अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसके ऊपर है। और कल को हम उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा 420 का कायम करा सकते हैं, 420, 467, 468, 71 में कि उसने जो है वो इस प्रकार का संविदा वाला दस्तावेज कूट रचित तरीके से तैयार किया गया है। तो ऐसे में तो उसको 10 साल से वो आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है। वो हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है यदि वो मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। ठीक है, क्या ऐसा भी संभव होता है सर कि एक बार अग्रीमेंट हो जाने के बाद, दोनों पक्षों के साइन हो जाने के बाद उसमें बाद में कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दी जाए, बीच में एक पेज ऐड कर दिया जाए, उस स्थिति में क्या हो? नहीं, कभी भी कोई संविदा एक बार निष्पादित हो गई है तो उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है, संशोधन जो है, वो दोनों पक्षकारों के आपसी सहमति से ही हो सकता है, किसी एक पक्षकार के द्वारा गलत तरीके से नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एक पक्ष दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये कर देता है तो इसमें वो देखा जाएगा, वो पता चल जाता है कि जो एक ऐसा नहीं है, दस्तावेज जब एक प्रॉपर वे में तैयार होता है तो उसका लुक और उसके एग्जीक्यूशन के टाइम वो क्या रूप में रहा होगा, और अगर बाद में उसमें गलत तरीके से कोई चीज ऐड की गई है, जोड़ दी गई है, तो उसके अवलोकन से एक प्रथम दृष्टया तो शुरुआत में ही पता चल जाता है कि ये बाद में गलत तरीके से जोड़ा गया है। और ऐसे भाग के ऊपर अगर कोई एक पक्षकार भी ये आरोपित करता है कि ये गलत है, इसको बाद में जोड़ा गया है, तो उसका परीक्षण संबंधित न्यायालय में होता है और गवाहों और बाकी लोगों के साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि वो गलत रूप से बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब ऐसा केस दर्ज होने के बाद इसमें प्रोसीडिंग का प्रावधान क्या रहता है? ऐसा केस ये तो पुलिस के सामने मुकदमा कायम होता है जी। और मुकदमा चूंकि ये 7 साल से कम सजा का प्राविधान वाला अपराध है, ऐसी स्थिति में इसमें बिना चार्जशीट के या पुलिस के द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्राविधान नहीं है माननीय उच्चतम न्यायालय के एक केस लॉ के थ्रू। तो ऐसे में क्या है कि पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब वो हर प्रकार के साक्ष्य से संतुष्ट हो जाती है कि हाँ ये संविदा हुई थी, इस संविदा का उल्लंघन आरोपी अभियुक्त के द्वारा किया गया है, तो वो सक्षम न्यायालय में अपना आरोप पत्र प्रेषित कर देती है। आरोप पत्र प्रेषित हो जाने के उपरांत न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को सम्मन जारी किया जाता है। सम्मन के बाद भी अगर वो उपस्थित नहीं होता है तो अपने विवेक के अनुसार न्यायालय बेलेबल वारंट या नॉन बेलेबल वारंट जारी कर देता है। मतलब और भी आगे प्राविधान अगर वो नॉन NBW के बाद भी फरार चल रहा है तो 82-83 कुड़की वगैरह की कार्रवाई तक की जाती है। कुल मिलाकर के उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के जमानत करवा के ट्रायल फेस करना पड़ता है और ट्रायल में हर प्रकार के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण होने के उपरांत न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा प्रावधान है सर इसमें कि तय समय सीमा के अंतर्गत ही पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी या अदालत को इसका निष्पादन करना होगा? नहीं, जहां तक पुलिस की विवेचना का चीज है, पहला देखिए ऐसी प्रोसीडिंग में 2 भाग में बटा होता है। एक भाग तो वो है कि जब पुलिस के द्वारा ऐसे मुकदमे की विवेचना की जा रही है तो वो एक भाग है,
और दूसरा भाग है कि जब विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और न्यायालय के द्वारा आरोप पत्र का संज्ञान लेकर के कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, तो न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता में हो रहे कार्रवाई है जी। तो जो प्रथम भाग है कि पुलिस की विवेचना, इस पर कोई ऐसा बाध्यकारी समय अवधि तो कोई आरोप अधिरोपित नहीं कर सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि इस प्रकार के आरोप के लिए ऐसे ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, तो आपके द्वारा विलंब क्यों किया जा रहा है। कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट वगैरह की दरखास्त दे करके विवेचक को तलब करके आप ये पता कर सकते हैं कि अभी तक विवेचना में क्या क्या कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष आप उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे करके ये कह सकते हैं कि काफी समय हो गया है, मेरी विवेचना अभी तक पेंडिंग है और विवेचक के द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऐसे प्रयासों से आप विवेचना को जल्दी से जल्दी खत्म करा सकते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध आप आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करवा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ये अंदेशा होता है सर कि किसी एक पक्ष के द्वारा विवेचना को या पूरे केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है किसी भी लिहाज से, चाहे वो पुलिस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही हो, तो ऐसे वक्त में जो याचिका करता है वो कैसे अपना बचाव कर सकता है? नहीं, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस को विवेचक को पैसे दे करके कोई मतलब अभियुक्त विवेचना में बाधा पहुंचाना चाहता है या फिर अपने पक्ष में आख्या लगवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो मुकदमा कायम कराया है जिसने, जिसके साथ ये अपराध घटित हुआ है, जो पीड़ित है, वो संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष भी उपस्थित होकर ऐसे विवेचक के विरुद्ध लिखित रूप से या मौखिक रूप से शिकायत कर सकता है। विवेचक को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पूछताछ करना, उसका परीक्षण करना कि आप क्या कर रहे हैं, इन सब माध्यम से उसके ऊपर एक दबाव बनता है कि वो सही कार्रवाई करे। और अगर आपके पास दस्तावेजीय साक्ष्य होने के उपरांत भी विवेचक के द्वारा अगर आपके पक्ष में, मतलब अभियुक्त के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है, तो आपको अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हुए ऐसे फाइनल रिपोर्ट को निरस्त करा करके पुनर्विवेचना में मुकदमा वापस भेजने का भी प्राविधान आपके पास है। जी, क्या ये भी संभावना रहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, विवेचना अधिकारी होता है केस का, उसको बदलने की एक दरख्वास्त दी जा सके न्यायालय में? नहीं, उसको बदलने के लिए आपको तो केवल संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यानी पुलिस कप्तान को आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए, वो उसके द्वारा बदल दिया जाएगा। जी, ठीक है। लेकिन इस केस से संबंधित मान लो कोई फैसला सामने आता है और उसमें ये जो याचिका करता है उसको लगता है कि सही तरीके से उसको न्याय नहीं मिला है, तो आगे क्या कार्रवाई वो कर सकता है? नहीं, आवाज थोड़ा टूट गई, कहाँ पर? मेरा कहना यह है कि सर अगर जो याचिका करता है उसको इस केस की विवेचना के बाद और फैसला आने के बाद ये लगता है कि उसको सही न्याय नहीं मिला है, तो क्या वो वापस इसमें आगे कहीं याचिका दर्ज कर सकता है? नहीं, अगर उसको लगता है कि उसके मुकदमे में जानबूझ करके विवेचक के द्वारा गलत तरीके से पैसे के लेन देन से किसी प्रभाव में आकर के अभियुक्त के पक्ष में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, तो वो न्यायालय में दरखास्त दे सकता है। न्यायालय ऐसी स्थिति में फाइनल रिपोर्ट को खारिज करके पुनर्विवेचना का आदेश पारित कर सकता है, जो कि उस विवेचक के द्वारा नहीं किसी अन्य विवेचक के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, न्यायालय के द्वारा ऐसी स्थिति में मुकदमे को कंप्लेंट केस के रूप में भी दर्ज करके कार्रवाई अग्रसारित की जा सकती है। जी, ऐसा नहीं है कि विवेचक के द्वारा लगाया गया फाइनल रिपोर्ट जो है वो स्वीकार किए जाने के लिए न्यायालय बाध्य है। ठीक है। यदि वादी मुकदमा उसके लिए तैयार नहीं है तो न्यायालय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, मैं एक बात और जानना चाहूंगा सर, इसमें लिखा कि धारा 406 में विश्वास के आपराधिक हनन के प्रावधान, क्या अब हनन हमेशा आपराधिक ही है फिर गैर आपराधिक हनन भी होता है? नहीं, क्रिमिनल ब्रीच में और सिविल ब्रीच में थोड़ा अंतर है। क्रिमिनल ब्रीच में इसमें जो बारीक सा अंतर है वो मंशा का है जी, कि मंशा क्या है। जिस व्यक्ति ने हमसे कोई धनराशि किसी जगह निवेशित कराई, उसके बदले में जो प्रतिफल हमें प्राप्त होना था, वो प्रतिफल क्या उसके जो उसकी पूरी कार्यशैली में कार्यवाही के और संविदा के अवधि के दौरान उसके जो कृत्य हैं, उससे क्या निकलता है कि वो पैसा निवेशित होते समय ही क्या उसकी मंशा थी। यदि उसकी मंशा साफ सुथरी थी और किसी अन्य कारणों से, अपरिहार्य कारणों से वो अपना संविदा का पूर्ति नहीं कर पा रहा है,
तो वो क्रिमिनल ब्रीच में नहीं आएगा जी। लेकिन अगर ये आता है कि नहीं, बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये प्रथम प्रारब्धता ही, यानी शुरू से ही इसकी नियत ही हमको धोखा दे करके या गलत तरीके से पैसा लगवाने का और उधार लेने का इस तरह का काम किया गया है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच के तहत आ जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेंद्र सिंह जी, हम तो जुड़ने के लिए और इस बारे में अहम जानकारियां, अहम तथ्य, अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उनको जानकारी इस संबंध में देने के लिए। तो आज का विषय था आईपीसी की धारा 406 में विश्वास के आपराधिक हनन को लेकर क्या प्रावधान है, उसके बारे में रुपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे। लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच से उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एक यही उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में कोई भी कैसी भी दिक्कत, कोई भी सवाल आपके सामने आता है या कोई कानूनी अड़चन आपके सामने है, कोई नई कानूनी सलाह आप चाहते हैं, तो आप निसंकोच होकर हर शाम 4:30 बजे हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश होते रहेंगे, उन नंबर से फोन करके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल रहेगा, उस पैनल के माध्यम से आपको निशुल्क और सटीक कानूनी सलाह हम जरूर दिलाएंगे। नमस्कार।